हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुनर्जागरण का महत्व। हम लोग पुनर्जागरण के महत्व के बारे में आज स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने पुनर्जागरण के और भी वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने ये पुनर्जागरण के कारण के बारे में बताया है कि पुनर्जागरण का कारण क्या था, और मैंने पुनर्जागरण के परिणाम के भी बारे में बताया है। और आज हम लोग जो है स्पेशली अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण के महत्व का। तो फ्रेंड्स, पुनर्जागरण के महत्व की व्याख्या करते समय मैं आप लोगों को रिटन फॉर्म में भी मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा ताकि आप जो है उसको स्क्रीनशॉट ले ले या उसका नोट बना के कहीं पे रख ले जो आगे आपको काम देगा। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा में आपसे पुनर्जागरण के महत्व के बारे में निम्न प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के महत्व को बताइए। यहाँ पर ये रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के महत्व को बताइए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसको समझते हैं कि इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, आप इसका उत्तर इस तरह शुरू करेंगे कि यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के महत्व को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। और आप इसको हेडिंग वाइज लिखेंगे। मैंने उत्तर को जो है हेडिंग शीर्षक वाइज डिवाइड कर दिया है जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो इसका पहला हेडिंग है कि प्राचीन साहित्य का अध्ययन। पुनर्जागरण के महत्व के बारे में जो पहला हेडिंग होगा कि प्राचीन साहित्य का अध्ययन। देखिए, आगे कह रहा है कि पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना बौद्धिक क्रांति थी। कह रहा है कि पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति मतलब लोगों का बौद्धिक विकास होना। बौद्धिक विकास से मतलब ये है कि अब चीज़ों को जो है किसी थोपी गई मानसिकता के आधार पर कार्य न करना कि तुम्हें ये विश्वास करना है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा ही करना चाहिए। अपने मस्तिष्क का, अपने तर्कों का प्रयोग न करना, किस थोपी गई मानसिकता को स्वीकार करना, ये परंपरावादी दृष्टिकोण है। इसमें क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना बौद्धिक क्रांति थी। मतलब बौद्धिक क्रांति मतलब ये था कि लोगों ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना प्रारंभ किया, अपने बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने तर्कों का प्रयोग करना प्रारंभ किया कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ वह सही है कि नहीं है, मुझे करना चाहिए तो ये क्यों करना चाहिए, क्या इसमें सभी का लाभ है, क्या इससे समाज का लाभ है, क्या इससे मानवता की रक्षा होती। तो ये सारी चीज़ें जो तर्क के आधार पर होती हैं, जबकि जितना पिछड़ा समाज होता है उसमें व्यक्ति बौद्धिक रूप से उतना पराधीन होता है, वह जो है थोपी गई मानसिकता को स्वीकार करता है। तो अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? बौद्धिक क्रांति थी। कह रहा कि जिसका मुख्य कारण प्राचीन साहित्य का अध्ययन था। और ये बौद्धिक क्रांति आई कहाँ से? प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने से आई, क्योंकि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। और साहित्य में बड़े बड़े विद्वानों के विचार होते हैं, और जो विद्वान होते हैं वह जो है समाज की सच्ची परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। वह उन्हीं विचारों को लिखते हैं या लोगों के सामने लाते हैं जिससे व्यक्ति का, समाज का तथा देश का विकास होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोपवासी 13वीं शताब्दी से ही रोम और यूनान की पुरानी संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। देखिए, जो रोम और यूनान की संस्कृति को बहुत प्राचीन संस्कृति कहा जाता है। जैसे भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है, उसी तरह रोम और यूनान की संस्कृति भी बहुत प्राचीन है। तो 13वीं शताब्दी के आरंभ से ही लोग जो है जो रोम और यूनान की पुरानी संस्कृति थी उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। अर्थात उनमें उन लोगों का विश्वास जागने लगा था। लोग रोम और यूनान की प्राचीन संस्कृति को पसंद करते थे। और जो अच्छी संस्कृति होती है, जिसमें मानव कल्याण निहित होता है, जिसमें समाज का कल्याण निहित होता है और देश का कल्याण निहित होता है, वह स्वतः ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति, चूँकि यहाँ पर ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन बताते समय मैं इसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी भारतीय संस्कृति जो है, भारत को जो है बहुत प्राचीन, हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीनतम है। और हमारी संस्कृति आज भी पूरे विश्व में जो है लोगों को आकर्षित करती है यदि लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो।
देखिए, आगे करा कि इन लोगों ने यूनानी भाषा का अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक नई संस्कृति, नए विचार और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला। इन लोगों ने किस भाषा का अध्ययन किया? यूनानी भाषा का। और यूनानी की भाषा का अध्ययन करने के फलस्वरूप जो है, तो यूनानी भाषा में जितने भी साहित्य रहे होंगे और जो वहाँ की संस्कृतियाँ रही होंगी, उनको समझने में इनको मदद मिली होगी। और जब अच्छी संस्कृति होती है तो वह बुद्धि का विकास करती है, लोगों को अपने तर्क का प्रयोग करना सिखाती है। आगे कह रहा है कि प्राचीन यूनानी दर्शन, सॉरी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया है, यहाँ से लीजिए, देखिए यहाँ से कि प्राचीन कह रहा है यूनानी दर्शन और साहित्य के फलस्वरूप प्लेटो तथा अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों के साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा। तो इसमें कह रहा है कि प्राचीन यूनानी दर्शन और साहित्य के फलस्वरूप लोगों ने जो है प्राचीन यूनानी दर्शन को और साहित्य को समझने का प्रयास किया, उसके बारे में जानने लगे, और जिसके फलस्वरूप लोग जो है प्लेटो तथा अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों के साहित्य का अध्ययन करने लगे। और जब इनके साहित्य का अध्ययन करने लगे तब इनके अंदर जो है बौद्धिक क्रांति उत्पन्न हुई। और जब बौद्धिक क्रांति उत्पन्न होती है तो वह जो है आडंबर को, परंपरावादी विचारों को, इन सबको उखाड़ फेंकती है। अब आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि ये पहली हेडिंग जो है प्राचीन साहित्य का अध्ययन आपको समझ में आया होगा। अब आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं। देखिए, इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है, जो पुनर्जागरण के महत्व का जो दूसरा शीर्षक है, कह रहा है कि आलोचनात्मक प्रवृत्ति का उदय। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का उदय, देखिए इसमें कह रहा है कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से यूरोपवासियों में आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। जब यूरोपवासी जो है प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने लगे तो उनके अंदर आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। अब इसका क्या मतलब है? आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक का मतलब, आलोचनात्मक का मतलब है कि अब वो आलोचना करना सीख गए। जो चीज़ गलत है, जो आदेश गलत है, जो परंपरा गलत है, जो आडंबर, जो रीति रिवाज गलत है, जो है अब उसके वो आलोचना करने लगे। जबकि पहले ऐसा नहीं था। जो चीज़ें समाज में व्याप्त थी, जो राजाओं द्वारा कही जाती थी, जो पादरियों द्वारा कही जाती थी, जो वहाँ के धर्म प्रचारकों के द्वारा कही जाती थी, वह जो है अंधविश्वासी होकर के लोगों को स्वीकार करना पड़ता था। तो वही करा कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से यूरोपवासियों में आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। अन्वेषणात्मक मतलब कि अब लोग जो है अन्वेषण करने लगे कि नहीं, ये जो मुझे आदेश दिया गया है करने के लिए, ये चीज़ जो अनुसरण करने के लिए कहा गया है, ये जो करने के लिए कहा गया है मुझे, वह जो है वह सही है कि नहीं है, वह गलत है या सही है, क्या वह मेरे लिए लाभदायक है, क्या समाज के लिए लाभदायक है कि नहीं है। तो लोग अन्वेषण करने लगे। उसके बाद कह रहा है कि अब तक तो वे सत्ता की आज्ञा मतलब राजाओं के आदेश का पालन चुपचाप करते थे। पहले जो राजा आदेश करता था या जो सत्ता की आज्ञा होती थी, लोग मान जाते थे और उनके अत्याचारों को सहन करते थे। लेकिन अब वह सत्ता की आज्ञाओं को तर्क की कसौटी पर रखने लगे। अब राजा जो आदेश देता था उसको तर्क पे परखने लगे कि नहीं, यह सही है कि नहीं है। क्योंकि पहले चुपचाप स्वीकार करते थे, भले ही उनको कष्ट होता था, लेकिन अब जो है तर्क पर वह कसने लगे कि राजा का ये आदेश जो है वह हमारे लाभ के लिए है कि नहीं है, समाज के लिए है कि नहीं है, क्या वास्तव में बदलती हुई परिस्थिति में सही है कि नहीं है। कह रहा कि यूरोप की जनता ने आत्मदमन के स्थान पर, आत्मदमन मतलब स्वयं का विनाश करना, पर उन्होंने कहा कि यूरोप की जनता ने आत्मदमन के स्थान पर आत्मगौरव और व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया।
अब यहाँ पर जो ये करा है कि यूरोप की जनता ने आत्मदमन के स्थान पर आत्मगौरव और व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसका ये कहने का मतलब है कि पुनर्जागरण के पहले जो है उनके ऊपर जो लोगों का प्रभाव होता था, मतलब पादरियों का या राजा का जो प्रभाव होता था, तो राजा जो कहता था लोग भले ही उसमें उनको कष्ट होता था, लेकिन ये अपना कर्तव्य समझ करके जो है वो उसको मानते रहते थे। लेकिन वही करा कि अब उन्होंने आत्मदमन के साथ क्या करना है, आत्मगौरव व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब वह स्वयं वह भी ये समझने लगे कि नहीं, हमारा भी सम्मान है, हम जनता है तो हमारा भी सम्मान है, हम आम नागरिक हैं तो हमारा भी मान सम्मान है, और वह व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अब वह जो है व्यक्ति को देखने लगे, चाहे वह राजा हो या न हो, वह जो वह व्यक्ति को देखने लगे कि यदि यह अच्छा है, यह अच्छा उपदेश दे रहा है, या यह समाज के लिए अच्छा चाहता है, तो वह उसको महत्व देने लगे। तो आशा करता हूँ कि ये शीर्षक भी समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट शीर्षक को देखते हैं। देखिए, जो इसकी अगली हेडिंग है, कह रहा है कि बाइबिल का अन्य भाषाओं में अनुवाद। देखिए, इसमें कह रहा है कि थर्ड शीर्षक है, कह रहा है कि बाइबिल का अन्य भाषाओं में अनुवाद। देखिए, इसमें कह रहा है कि ईसा मसीह के विचारों को अच्छी तरह समझने के लिए बाइबिल का अन्य देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। देखिए, जब ईसा मसीह का अवतरण हुआ, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उस वक्त तक यूरोप में जो है बहुत सारे आडंबर और कुप्रथाएं व्याप्त थीं। ईसा मसीह ने जो है नए विचारों को लोगों के सामने रखा, ऐसे विचार जो मानव कल्याण के लिए थे, और यह जो है कुछ लोग जो वहाँ शासन करते थे उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। तो इसमें वही करा है कि बाइबिल जो था उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। जब अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ तो सभी लोग, यूरोप के सभी लोग जो है उसको पढ़ने लगे, और उसमें जो है अच्छी बातें थीं, उसमें आडंबर के खिलाफ, कुप्रथाओं के खिलाफ, ये सारी चीज़ें उसमें, ये विचार थे उसमें। तो पुनर्जागरण के महत्व के अंतर्गत यह थर्ड पॉइंट आता है कि बाइबिल का अन्य भाषाओं में अनुवाद करा कि ईसा मसीह के विचारों को अच्छी तरह समझने के लिए बाइबिल का अन्य देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे बाइबिल की पहुंच आम जनता के दिलों तक पहुंच गई। अन्य भाषाओं में जो अनुवाद किया गया तो यह जन सामान्य को उपलब्ध हो गया, क्योंकि जब तक व्यक्ति जो है चीज़ों को अपनी ही भाषा में समझता है, लोगों के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति करा कि लोग हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न होने लगा। मतलब लोग जो है राष्ट्रवादी होने लगे, राष्ट्र को अपने से ज़्यादा महत्व देने लगे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज इंग्लैंड के विकास के लिए तथा फ्रांसीसी फ्रांस के विकास के लिए प्रयत्नशील होने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड के विकास के लिए प्रयत्नशील हो गए, तथा जो फ्रांसीसी थे वो फ्रांस के विकास के लिए प्रयत्नशील हो गए। इसका चौथा शीर्षक है वह है कि मानववाद का उदय। पुनर्जागरण के महत्व से संबंधित जो चौथा शीर्षक है, चौथी हेडिंग है, उसका नाम है मानववाद का उदय। फ्रेंड्स, मानववाद का उदय का मतलब ये है कि पुनर्जागरण के पहले जो है लोगों को पारलौकिक चीज़ों में, मतलब संसार से परे पारलौकिक चीज़ों में विश्वास करना अधिक बताया गया था। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये करेंगे, धर्म का काम करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर, भगवान या धर्म के नाम पर वाह आडंबर, बहुत सा वाह आडंबर को जन सामान्य के बीच जो है फैलाना, जन समाज के बीच पहुंचाना। चूँकि मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि जो है धर्म खराब है या ईश्वर की संकल्पना खराब है, नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो बात के लोगों ने अपने लाभ के लिए इसमें आडंबर जोड़ दिए, कुप्रथाएं जोड़ दी, परंपराएं जोड़ दी। तो वही कह रहा है कि लोग उसके बाद के मानववाद का, तो मतलब लोग मनुष्य को महत्व देने लगे। वह धर्म या वह परंपरा या वह रीति रिवाज किस काम का है जिससे लोगों को कष्ट हो, समाज को लाभ न हो, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ हो, बाकी लोग जो है कष्ट सहते रहें। तो वही कह रहा है कि मानववाद का मतलब अब जो है लोगों के अंदर ऐसी चेतना जागृत हुई कि मनुष्य को वह महत्व देने लगे। ये जो पारलौकिक विचार थे
जो आडंबर थे, इनसे लोग दूर होने लगे। तो इसमें कहना है कि पुनर्जागरण काल में लोग प्राचीन साहित्य की ओर आकर्षित हुए, और प्राचीन साहित्य क्या था? अच्छी चीज़ों से भरा हुआ था। तो ये कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में लोग प्राचीन साहित्य की ओर आकर्षित हुए तथा उसके आगे मध्यकालीन आत्मनिग्रह एवं वैराग्य के आदर्श फीके पड़ गए और मानववाद को प्रधानता दी जाने लगी। वही चीज़ इसमें लिखी जो मैंने भी आपको बताया। ये नीचे लिखा है कि यूरोप के लोगों ने आत्मनिग्रह के स्थान पर आत्मविकास, आत्मविश्वास, आत्मगौरव तथा मानव जीवन के सुखों पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, जो पारलौकिक सुख हमको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको जन्नत नसीब हुआ, ये वो जो तमाम आडंबर बता दिए गए थे, भले उसमें लोगों को कष्ट होता था लेकिन वो काम करते थे। तो लेकिन लोग अब क्या करने लगे, मानववाद का उदय हुआ और लोग जो है मानव जीवन के सुखों पर जोर देने लगे। उनको लगा कि नहीं, ये भौतिक जीवन ही वास्तविक है, इससे परे जो है और कोई जीवन ऐसा नहीं है। फिर नीचे कह रहा है कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल एक नए युग की शुरुआत थी। जो पुनर्जागरण काल था वह मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल की शुरुआत थी। तो इससे क्या हुआ कि एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए विचारों की शुरुआत हुई, एक नई परंपराओं की शुरुआत हुई। कह रहा है कि जिसने समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों तथा रूढ़ियों के विरुद्ध लोगों में आत्मचेतना जागृत की और लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हुई। पुनर्जागरण के काल जो है समाज में जो समस्त बुराइयां थी, जो रूढ़िवाद था, जो कुप्रथाएं थीं, इसके विरुद्ध जो है लोगों के अंदर आत्मचेतना जागृत थी। मतलब लोग समझने लगे कि नहीं, अब ये चीज़ें बुरी हैं, और लोग जो है और कह रहा है कि और लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हुई। मतलब लोगों को अब समझ में आ गया कि हम लोग जो है इन चीज़ों को छोड़ करके हम एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, जो हमने अभी पढ़ा पुनर्जागरण के महत्व के बारे में, हमने इतनी चीज़ें पढ़ी और ये लॉन्ग आंसर लिखने के लिए काफ़ी है आप लोगों को। इतना आप लिख सकते हैं यदि परीक्षा में पूछता है। तो हमने जो इतनी चीज़ें पढ़ी तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रश्न का पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को निष्कर्ष लिखते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या निकला, आइए हम इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में एक नई ज्ञान पिपासा पैदा की। ज्ञान पिपासा मतलब ज्ञान को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा। पुनर्जागरण ने लोगों में जो है एक नई ज्ञान पिपासा पैदा किया, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने की उनके अंदर तीव्र इच्छा हुई। क्योंकि ज्ञान ही वह चीज़ है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश में लेकर आता है, व्यक्ति को असभ्य से सभ्य बनाता है, व्यक्ति को जानवर से मनुष्य बनाता है। ज्ञान ही वह चीज़, क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति किसी लायक नहीं, वह समाज किसी लायक नहीं, और वह राष्ट्र किसी लायक नहीं। तो वही कह रहा है कि संक्षेप में कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में एक नई ज्ञान पिपासा पैदा की, तर्क को प्रतिष्ठित किया। इसका क्या कहने मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अब लोग जो है तर्क का सहारा लेने लगे। तर्क सहारा का मतलब ये है, जैसे आपको कहा दिया कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपको ये आडंबर करना है, या आपको ये कार्य करना है, तो अब आप जो है तर्क करते कि नहीं, ये करना ठीक है, आखिर मैं क्यों करूं? क्या इसमें मेरा लाभ है? क्या इसमें समाज का लाभ है? क्या इसमें देश का लाभ है? क्या इसको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार करना सही है? जब आप चीज़ों पर तर्क करने लगते हैं और जब परिस्थितियाँ या उसका उत्तर जो है आपके तर्क को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, तो वो चीज़ें सही हैं। जैसे आप कोई भी एक निर्णय लेते हैं कि मैं कोई भी एक निर्णय सोच लीजिए, जैसे आप निर्णय लेते हैं कि नहीं मुझे यह कोर्स करना है, तो आप मन में उठता है कि ये कोर्स क्यों करना है, क्या करने के बाद जो है इससे जीविका का साधन मिलेगा, कैसे समाज में सम्मान प्राप्त होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपके तर्क को संतुष्ट करती हैं तो आप जो है तो तब वह चीज़ सही है। और जो
और जो चीज़ें आपके तर्कों पर खरा नहीं उतरती, आपके तर्क को संतुष्ट नहीं करती, वह चीज़ें गलत है। तो वही करा है कि तर्क पुनर्जागरण ने किसको प्रतिष्ठित किया? तर्क को प्रतिष्ठित किया। और जबकि पहले क्या था? पहले जो था वह परंपरावादी विचारों को मानते थे, उन चीज़ों को मानते चले आ रहे थे जो पहले से होती आ रही थी, जो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अब जो है वह बेकार हो गई थी। यह जीवन जो है निरंतर परिवर्तनशील है और हमारे जो रीति रिवाज, जो नियम है, जो कानून है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनको बदलना पड़ता है। भले ही वह किसी समय बहुत महत्वपूर्ण रही हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उन चीज़ों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह पूरी प्रकृति ही परिवर्तनशील है। तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज़ें 100 साल पहले अच्छी थी वह आज भी अच्छी। फिर कह रहा है कि विचार स्वातंत्र को आगे बढ़ाया। अब इसमें क्या कहने मतलब विचार स्वातंत्र को आगे बढ़ाया? मतलब वही कि लोग स्वतंत्र रूप से विचार करने लगे। वह जो है थोपी गई मानसिकता का अनुसरण करने वाले नहीं थे कि राजा ने ये कह दिया या ये धर्मगुरुओं ने कह दिया, ये पादरियों ने कह दिया तो इसको मानना है। नहीं, लोग स्वतंत्र विचार करने लगे कि नहीं यह वास्तव में सही है कि नहीं है। फिक्र है। और भौतिकतावाद का मार्ग प्रशस्त किया। भौतिकतावाद का मतलब लोग जो है अपने सुखों को महत्व देने लगे। जो पारलौकिक सुख का लालच उनको दिया जाता था, उनसे विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं करवाई जाती, विभिन्न प्रकार की गलत चीज़ों को मानने के लिए उनको बाध्य किया जाता था या उनको प्रेरित किया जाता था। लोग इससे हट गए। अब जो है वह अपने भौतिक सुखों को महत्व देने लगे। फिर कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन विचारधारा ने भविष्य में धर्म सुधार आंदोलन मतलब जो धर्म में कुप्रथाएं थी, आडंबर थे, वो समाप्त होना। वैज्ञानिक क्रांति आई। लोग तर्क का सहारा लेने लगे और लोग तर्क का सहारा लेने लगे और तर्क का सहारा लेने का क्या हुआ कि लोग आविष्कार करने लगे। फिर उसके बाद बौद्धिक क्रांति आई, मतलब लोग अपने विवेक का प्रयोग करने लगे। राष्ट्रीय राज्यों के उदय तथा पूंजीवाद और मध्यम वर्ग के उदय का भी मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या कर रहा है? राष्ट्रीय राज्यों के उदय, मतलब राष्ट्रीय राज्य उदय हुआ, मतलब अब लोगों का जो है राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर पनपने लगी। फिर कह रहा है लेकिन इसी कारण और एक चीज उदय किसका? पूंजीवाद का। पूंजीवाद मतलब पूंजी को महत्व दिया जाने लगा। और फिर इसके भी कह रहा है मध्यम वर्ग के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब एक मध्यम वर्ग जो है पुनर्जागरण काल में सामने आया और इसने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये रहा फ्रेंड्स पुनर्जागरण का महत्व। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ कि समझ में आया भी होगा। और एग्जाम में अगर प्रश्न ऐसे पूछेगा तो आप लिख सकते हैं आसानी से। और ये वीडियो कैसा रहा आप अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप अपने कमेंट नहीं देते हैं। आपके कमेंट से हमको एक ट्रू फीडबैक मिलता है, जिससे हमें समझ में आता है कि नहीं मेरा जो तरीका है या मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वह सही है कि नहीं है, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या आप और क्या चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार मैं फिर से वीडियो समाप्त करने से पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।